Hello aspirants. So this is the discussion of the third test जो फेज वन का आपका थर्ड टेस्ट है दैट इज अबाउट हिस्ट्री। इसमें हम लोग हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आप लोगों को जब ये टेस्ट है देख रहे हैं, आप लोग ये टेस्ट को आप लोग पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग इसके पीडीएफ को एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन द फ्री सेक्शन इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। रिविजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं सबसे पहला टेस्ट में। इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर थोड़ा सा मतलब जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, हमको पढ़ने दीजिए। तो ठीक है, आई विल पॉज फॉर 10-15 सेकेंड। आप उस टाइम पे इसको पढ़ सकते हैं, वरना आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं रुकता कि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे फिर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रीड आउट द क्वेश्चन, रीड आउट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 which appointed Warren Hastings as the first Governor General of Bengal was primarily aimed at। अच्छा, जनरली मैं हर वीडियो में आप लोग को देखता हूँ, बट नीचे क्यों देख रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन है वहां पे मेरे को दिखता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दैट इज वाई मेरा फोकस थोड़ा सा कभी कभी चेंज रहेगा इन द डिस्कशन वीडियोज ऑफ दीज, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको समझना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और उनका क्या एम था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर इज सी। सी क्या है? रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज ड्यू टू कंसर्न अबाउट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। तो समझते हैं क्यों आंसर सी तक हम पहुंचे इसमें। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले बड़े इंटरवेंशन में था। जो वो ईस्ट इंडिया, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये जब एक्ट आया था, ये पहला आप बोल सकते हो बहुत बड़ा इंटरवेंशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में। कंपनी में क्या हो रहा था, कंपनी में बहुत करप्शन बढ़ा हुआ था और कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रही थी उस टाइम। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनी के एक्टिविटीज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और इस एक्ट में जो मेन पर्पस था यही था कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल बनाया जाए। तो ये समझ आया। अब आंसर ए, बी और डी क्यों गलत है इसमें फिर? ए सेज ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी इन इट्स अफेयर, तो ये गलत है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, लेकिन ये एक्ट तो कंपनी की पावर को कंट्रोल करने के लिए बस था ना, ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए तो नहीं था। तो ये तो उल्टा हो रखा है पूरा। नेक्स्ट आपका क्या है? एस्टैब्लिशिंग अ फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन ब्रिटिश टेरिटरी, ये भी गलत है। उस वक्त डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स में था ही नहीं, कॉलोनीज थी सब, तो डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं थी इस टाइम। ऐसे ही आपको सीधा समझ जाना था इसको, ठीक है। ये एक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए था, डेमोक्रेसी के लिए नहीं था। एंड डी जो क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन, एंकरेज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एबॉलिश द कंपनीज मोनोपोली। क्या बोल रहा है? कंपनीज मोनोपोली को कैसे अबॉलिश किया जाए। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इस एक्ट ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को बनाए रखा था, बस उनके ऑपरेशंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी इस एक्ट से। फ्री ट्रेड बहुत बाद में आया था, जब आया क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये आपको समझना है, ये आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे आपके, इसका एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉइसरॉय, ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से है सेकंड क्वेश्चन आपका। विच वॉइसरॉय इज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी विच सेक द मेजर which sparked a major racial controversy in India। The good one was Ripon, the bad one was Lytton। ऐसे ही याद रखना। तो रिपन जी अच्छे आदमी थे, तो रिपन का आप आंसर करके रखेंगे। अब समझते हैं क्यों रिपन थे इसमें। तो लॉर्ड रिपन के बारे में समझते हैं। 1883 में रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन, उन्होंने इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया। इल्बर्ट बिल था एक, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बाद में जोड़ते हैं। इल्बर्ट बिल जैसे पार्लियामेंट में आता है ना, सीए बिल आ रहा है, ट्रिपल तलाक बिल आ रहा है, वैसे ही एक इल्बर्ट बिल था। ये इंट्रोड्यूस किया किसने? लॉर्ड रिपन ने 1883 में, ठीक है। इस बिल का बेसिक मकसद था इंडियन जजेस को यूरोपियन क्रिमिनल केसेस ट्राई करने का पावर देना। मतलब जो यूरोपियन हमारे देश में थे, उनको वो जब उन्होंने कुछ गलती की सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उनको एक क्या कर सकता था, एक इंडिया का जज जो इंडिया में बना हो, इंडियन एथनिसिटी का हो, वो जज उनके ऊपर ट्रायल कर सकता था।
इससे पहले ये प्रिविलेज जो था सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जजेस के पास था, मतलब यूरोपियन लोगों को सिर्फ यूरोपियन जज ही ट्रायल पे, मतलब यूरोपियन ने कुछ गलती की तो सिर्फ यूरोपियन जज बैठेगा तो ही उसके सामने ट्रायल होगा। ये एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने किया था, इंडियन जज भी बैठ सकता था। यूरोपियन कम्युनिटी इससे बहुत दुखी हो गई, इन्होंने बहुत विरोध किया इसका, जिसके बाद हमने देखा कि रेशियल टेंशन बहुत हो रखा था उस इलाके में। उन्हें लगा कि उनकी रेशियल सुप्रियोरिटी, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लग रहा था यूरोपियन कि उनकी जो रेशियल सुप्रियोरिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है। वो हम लोग को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते थे, हम लोग को वैसे ही मानते थे अनपढ़ गंवार हैं इन लोग करके, ऐसे इंडियन लोग, भारतीय लोग। तो उनको ऐसा धक्का लग गया अपने जीवन में। धक्का किस बात का लग गया कि अरे भैया हमको भारतीय लोग हमारे ऊपर वो ट्रायल करेंगे, हमारे ऊपर बैठेंगे, थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया उन लोगों का। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है लॉर्ड डफरिन। जो डफरिन जी थे, इनके टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट वाज लॉर्ड लैंसडाउन, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। ये 1992 में इंडियन काउंसिल एक्ट से रिलेटेड है। 1992 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 आया था, उस टाइम ये थे यहाँ पे लॉर्ड, ठीक है। एंड लास्ट इज लॉर्ड एल्गिन टू। तो ये क्या हो गया, इनका टेन्योर जो था 1890, मैं 19 बोला कि 1892 है वो, ठीक है। 1894 से लेके 1899 तक का इनका टेन्योर था, ये 5 साल, जहां इनको फेमाइंस, बहुत अकाल पड़ा इनके टाइम में, ट्राइबल अपराइजिंग बहुत झेलनी पड़ी थी इनको, तो इसलिए ये सारे गलत और लॉर्ड रिपन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द कार्टर्स सिस्टम से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, द कार्टर्स सिस्टम से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कार्टस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज इन द इंडियन ओशियन वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर एम्बिशन। देखिए इसका ऑप्शन कहीं मैं टिक करूं तो इसका ऑप्शन पहले तो जान लीजिए, आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन पहले आप पढ़ लीजिए, फिर अपन चलते हैं डिस्कशन पार्ट में। नाउ वी विल डिस्कस। तो समझते हैं द कार्टस सिस्टम के बारे में। कार्टस सिस्टम बेसिकली एक लाइसेंसिंग सिस्टम था। क्या था, कार्टस सिस्टम एक लाइसेंसिंग सिस्टम था। पोर्टुगीज जो थे ना, पुर्तगाल के लोग, जो पोर्टुगीज यूरोप से आए थे हमारे देश में, उन्होंने इंडियन ओशियन में अपनी नेवल सुप्रीमेसी को बनाए रखने, और उसके बाद हर शिप, चाहे वो एशियन मर्चेंट की हो, चाहे एशियन मर्चेंट की हो या उनकी हो, उन्हें एक पास जारी करते थे ये लोग, और उसे कहा जाता था कार्टस। कार्टस उनको खरीदना पड़ता था, समझ रहे हो, एक लाइसेंस था मान के चलो। कोई भी वहां पे इंडियन ओशियन से अपना मैरीटाइम ट्रेवल करेगा शिप में, तो उसको वो परचेज करना पड़ता था। ये उनका एक तरीका था ट्रेड रूट को कंट्रोल करने का। ट्रेड रूट था इंडियन ओशियन, तो कुछ भी ट्रेड हो रहा है तो वो उनके कंट्रोल में रहे, ये उनका एक तरीका था टैक्स कलेक्ट करने का और अपनी पावर को दिखाने का। एक बहुत अच्छा तरीका उन लोगों ने खोजा था पोर्टुगीज ने, और वो था कार्टस सिस्टम। अब वाई ए सी एंड डी आर रॉन्ग, तो ए क्या बोल रहा है आप लोगों का, सॉरी हाँ, प्रमोट द फ्री ट्रेड एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग ऑल मर्चेंट। तो देखो भैया ये बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है। कार्टेस सिस्टम फ्री ट्रेड का तो बात ही नहीं है, उसके तो खिलाफ है ये। इसका मकसद था कि मोनोपोली बनाया जाए, भाई किसी को भी शिप से ट्रेवल करना है तो हमारे पास आओ। नेक्स्ट आप सी में देख रहे हो, डेवलप अ जॉइंट नेवल फोर्स। पोर्टुगीज ने अपना कंट्रोल बनाया, उनका मकसद इंडियन रूलर्स के साथ जॉइंट फोर्स बनाना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट डी है एनकरेज कल्चरल एक्सचेंज। कार्टर सिस्टम एक मिलिट्री और कमर्शियल टूल था भैया, मिशनरी एक्टिविटीज इसका कोई डायरेक्ट इनिशिएटिव या संबंध नहीं था उसका, तो इसलिए वो गलत हो जाते हैं और आपका आंसर निकल आता है बी। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन, 50 बार 50 पेपर में पूछा, 50 बार 50 पेपर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस गलत, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कभी गलत नहीं होने चाहिए, उनमें ये क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम टिप पे होना चाहिए। तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, इसको हाँ यही इसका आंसर यही है ना, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जिनको हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, बंगाल का मतलब मद्रास था उस टाइम और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ये तीनों में गवर्नर हुआ करते थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना के इन दोनों को सब्सिडियरी कर दिया गया था, तो इसीलिए पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं।
ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव दिख रहे हैं, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, नॉट द गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन आए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, देन इट विल बी वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये बाद में आए थे, ये इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं, बंगाल के नहीं, इसलिए ये दोनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। क्वेश्चन पढ़िए फिर। द ब्रिटिश fought a series of war against the kingdom of Mysore, particularly under the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan. How many Anglo-Mysore war were fought? Factual question. 4, आंसर है 4। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1761 से 1767 से 1769 के बीच में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84 के बीच में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 के बीच में। और फोर्थ मैसूर वॉर होता है 1799 में। ये वॉर्स ब्रिटिश पावर को साउथ इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Next question is about the father of modern India, who is often regarded as the father of modern India and the pioneer of the socio-religious reform movements. So the father of modern India was called as Raja Ram Mohan Roy. ये इनका आंसर होगा। अब राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम कहते थे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसलिए कहा जाता था क्योंकि 19th सेंचुरी में सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया था उन्होंने सती प्रथा हटाई थी। ठीक है, सती एबॉलिशन हुआ था 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलके। इसके बाद इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए बहुत काम किया। और कास्ट सिस्टम, जो हमारे वर्ना सिस्टम का कास्ट सिस्टम, जो हमारे जो बुराइयां थी उसके खिलाफ ये काफी आवाज उठाया करते थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, उन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में स्वामी विवेकानंद जी, ये एक बहुत ही ग्रेट रिफॉर्मर थे जिन्होंने वेदांता फिलॉसफी को प्रमोट किया था और रामकृष्ण मिशन बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था? रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था। नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज बनाया था और बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था, आर्य समाज बनाया था। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद विद्यासागर, ये विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। सभी ग्रेट रिफॉर्मर्स हैं, पर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। ईश्वर चंद विद्यासागर, ही हिमसेल्फ मैरिड अ विडो, ही वाज सो प्रैग्मेटिक एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करिए। Which Governor General of British India is most closely associated with the implementation of the subsidiary alliance? तो आंसर है इसका लॉर्ड वेलेस्ली। समझते हैं क्यों, क्या, कैसे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 और 1805, उस पर्टिकुलर टाइम पे 1798 से 1805 वो 7 साल तक गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सटेंसिवली यूज किया था। ये एक पॉलिसी थी जिसे इंडियन स्टेट्स को बिना डायरेक्ट एनेक्स किए हुए ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जा सकता था। मतलब ये बोलते थे वो, आप हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस कर लो, आप हमको टैक्स वैक्स दोगे, हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो। एंड नेक्स्ट आपके 3 ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी, ही वाज रिलेटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे। विलियम बेंटिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि राजा राम मोहन रॉय के साथ इन्होंने सती एबॉलिशन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल के लिए जाने जाते हैं। ये भी है परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी और महलवारी सिस्टम है, तो जमींदारी सिस्टम जो होता है परमानेंट सेटलमेंट, उससे जाने जाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका 8वां जो है एनेक्सेशन ऑफ अवध। क्या है? एनेक्सेशन ऑफ अवध।
उससे क्वेश्चन है मतलब ये, तो क्वेश्चन को रीड आउट करिए। विच रीजन वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1856 ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो ये बोला जा रहा है 1856 में, मतलब सिपाही म्यूटिनी के पहले क्या मिस गवर्नेंस था वो पूछा जा रहा है। डिस्पाइट इट्स रूलर हैविंग नेचुरल हायर एंड इवन एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश अलायंस। तो अवध एक ऐसा जगह था जहां ऐसा हुआ था। अवध में 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिस गवर्नेंस के आरोप लगाकर कि अवध जो है मिस गवर्नेंस कर रहा है, उसको एनेक्स कर लिया उन्होंने। इसके जो रूलर हुआ करते थे नवाब वाजिद अली शाह। उनके देखो सब्सिडियरी अलायंस का एक लॉजिक क्या था, इनका कहना था जिसके बच्चे नहीं होंगे, खुद के हायर नहीं होगा, इज ओन ब्लड इज नॉट देयर, तो फिर राजा नहीं माना जाएगा। मतलब चाचा के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया, वैसे राजा नहीं माना जाएगा। तो ये ठीक था, चलो उस टाइम सब्सिडियरी अलायंस चले गए। बट अवध के साथ क्या हुआ था, अवध को ना, अवध जो था सबको तो ले लिया, झांसी वासी को उसी नाम पे इन्होंने ले लिया, नागपुर झांसी यहाँ वहां जो तो ग्वालियर वालियर को। बट भाई अवध के राजा का बेटा था, हायर था, बट अब उसको कैसे लिया जाए, तो उन्होंने बोला कि ये मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, उसके नाम पे ले लिया इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह से उनका राजपाट। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम में वो ब्रिटिश के एक लॉयल अलाई भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे लोगों को ये एनेक्सेशन बहुत गलत लगा, और इसने 1857 के रिवॉल्ट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था। सतारा, झांसी, नागपुर, ये तीनों स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किए गए थे। ठीक है, तो मैंने दो चीजों को एक साथ बोल दिया। देखो सब्सिडियरी अलायंस जो था वो वाला आपका था पैसा देके आर्मी वाला, और एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने लाया था। ये था आपका जिसमें झांसी वासी जिसका हायर नहीं था उसको क्या कर रहे थे, उसके राजपाट को ले रहे थे। तो इस टाइम पे क्या किया, सबको तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ले रहे थे, मगर अब कैसे लेते अवध को, तो अवध को इन्होंने सब्सिडियरी क्या किया था, इन्होंने मिस गवर्नेंस के काम पे ले लिया था नाम पे। तो ये गलत टाइप से सिस्टम उन लोगों को लगा, तो इसकी वजह से हुआ था ये। नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज फॉर्म प्राइमरली फ्रॉम, कहां से ये बनता है, तो इसका आंसर है एन एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर हु जॉइंड द एक्सिस पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो समझते हैं क्या इसका क्यों है। इंडियन नेशनल आर्मी मेनली उन सोल्जर से बनी थी जिनको जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मलाया, सिंगापुर, बर्मा में ब्रिटिश से लड़ते हुए कैप्चर कर लिया था, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था। हम ब्रिटिशर्स के कारण हमारे इंडियन जो सोल्जर थे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स जो थे US ब्रिटिश एक साइड लड़ रहे थे और जापान अगेंस्ट साइड में था। तो जब बर्मा और मलाया वाले इलाके में हमारे सोल्जर्स गए, वहां जो जापान थी तगड़ी आर्मी थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो वो क्या बन गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। उसी लोगों ने इसको INA को बनाया था। पहले कैप्टन मोहन सिंह ने, याद रखिएगा, पहले कैप्टन मोहन सिंह, INA में लोग सुभाष चंद्र बोस लगा आते हैं, वो बाद में उन्होंने, कैप्टन मोहन सिंह ने इनको उसके हाथ में दे दिया था सुभाष चंद्र जी को, बट कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, और बाद में सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी ने इसको रिवाइटलाइज किया और लीड किया था, जिससे इन सोल्जर्स ने देश की आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके और सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं, तो बी ऑप्शन बोलता है इंडियन रिवॉल्यूशनरी लिविंग इन यूरोप, ऐसा बोल रहा है। कुछ रिवॉल्यूशनरीज यूरोप में भी थे, बट INA के कोर साउथ एशिया के प्रिजनर ऑफ वॉर ही थे। वो गदर वदर पार्टी वो सब अलग थे वहां पे यूरोप में। सी क्या बोल रहा है, इंडियन सिविलियंस रिसाइडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, कुछ सिविलियन भी शामिल हुए थे, पर INA का फाइटिंग फोर्स एक्स सोल्जर्स ही थे। तो ये देखो कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, समझना है हमको, जो समझना है क्लियर। डी है वेटरन्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये हिस्टोरिकली गलत है। INA 1940 में बनी थी, और ये 1857 के उस टाइम के लोग जिंदा रहेंगे 100 साल बाद भी। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, बहुत गलत, बहुत गलत। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कोमागाता मारू इंसिडेंट। इसको मैंने इसलिए डाला है कि कनाडा ने थोड़ा सॉरी वॉरी बोल दिया था इसके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कुछ साल पहले की बात है, 4 साल हो रखा है। तो क्वेश्चन है द कोमागाता मारू इंसिडेंट अ सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड टू इंडियन नेशनलिज्म अब्रॉड टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ईयर वाज
1914। समझते हैं क्या है। सॉरी। 1914 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, टाइटैनिक डूबी थी 1912, उसके बाद का टाइम था। कुमागाता मारू इंसिडेंट 1944 1914 में हुआ था, सबसे पहले ये जानना है। अब क्या था ये इंसिडेंट, तो एक शिप था, कुमागाता मारू कोई जगह नहीं है, ये एक शिप का नाम है। कनाडा जा रहा था ये शिप, जिसमें इंडियन इमिग्रेंट्स थे, लेकिन कनाडा के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज की वजह से उनको एंट्री नहीं मिली। कुछ लॉज थे कनाडा में, हमारे देश से निकले वो वैंकूवर के लिए, और जब वहां जाते हैं, डॉक होता है ये शिप, तो कुछ लॉज थे उसके तहत इन लोगों को वहां एंटर करने नहीं दिया गया, और बहुत दिन तक इनह्यूमनली उन लोगों को शिप में रखा गया, जमीन में नहीं उतरने दिया गया। फिर इन लोग को वापस भेज दिया गया। ठीक है, वापस आ गए इन लोग वापस कलकत्ता के पास। तो वापस आने पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनके ऊपर क्या किया, फायरिंग किया और अरेस्ट कर लिया उन लोगों को। कैसे गए कनाडा टाइप से, ऐसे बोल के। तो इस इंसिडेंट ने नॉर्थ अमेरिका में इंडियंस को और बूस्ट दिया और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स बढ़ाए थे उस टाइम। यूएस में गदर पार्टी वाला सीन होता है, लाला हरदयाल सिंह, इन सबका यहाँ पे सीन आता है जब पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को। नेक्स्ट ऑप्शन इज 1909। तो 1909 इज रिलेटेड टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उस टाइम आया था। 1919 जलियांवाला बाग और रॉवलेट एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये ईयर। 1922 इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सत्याग्रह को क्या करना है, बिठाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और रॉवलेट सत्याग्रह को दे दिया है। तो इसको कहीं आप जमाओगे तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, चंपारण हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, 1918 फरवरी मार्च में होता है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, और 1919 में होता है रॉवलेट सत्याग्रह। क्या होता है, रॉवलेट सत्याग्रह। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। CAK करके याद रखो, केक करके, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, तो ऐसे कभी नहीं भूलोगे आप लोग। रॉवलेट तो याद ही रहेगा 1990 का है, तो ये तीनों में कंफ्यूजन होता है, CAKE करके याद करो। तो चंपारण पहले हुआ, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो बिहार में इंडिगो प्लांटेशंस के खिलाफ हुआ था। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये गांधी जी ने वर्कर्स लोगों का वेज इंक्रीज करने के लिए इसको सपोर्ट किया था, और ये आपको पता होना चाहिए पहला हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का, पहला हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, ये गुजरात के खेड़ा में हुआ था, जहां गांधी जी ने फसल खराब होने के बावजूद जो ज्यादा लगान लगाया जा रहा था, टैक्स मांगा जा रहा था, उसके खिलाफ किसानों के साथ आंदोलन किया था। और रॉवलेट सत्याग्रह गांधी जी का एक नेशन वाइड सत्याग्रह था जो रॉवलेट एक्ट के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन बैक टू वेदास वाज गिवन बाय विच रिफॉर्मिस्ट लीडर। तो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, दयानंद सरस्वती जी। समझते हैं क्या। दयानंद सरस्वती जी ने ये बहुत फेमस स्लोगन दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था इस स्लोगन को, बैक टू वेदास को, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, वही थे दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज स्कूल चलते हैं ना काफी सारे, वो इन्हीं का ही है। ठीक है, इस स्लोगन का मतलब था कि हमें वैदिक हिंदुइज्म की प्योरिटी को अपनाना चाहिए, और बाद में आए हुए आइडल वर्शिप्स, जो बहुत मूर्ति पूजन चालू हो गया था या कास्ट सिस्टम चल रहा था, वैसे रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए, वेदास को पूजो, वेदास को पढ़ो, इनका कहना था। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में है। इन्होंने वेदांता फिलॉसफी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर फोकस किया था, पूरा दुनिया भाई है ऐसे टाइप से। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्होंने मोनोइज्म को सपोर्ट किया था, एक ही भगवान। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है और होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ब्रह्मो समाज से क्वेश्चन है, द ब्रह्मो समाज अ प्रोमिनेंट रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया, राजा राम मोहन रॉय। तो आपको समझना है, राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे बाद में नाम दिया गया ब्रह्मो, पहले उन्होंने ब्रह्मो सभा रखा था, इसको बाद में नाम दिया गया था ब्रह्मो समाज कर दिया गया था।
इसका बेसिक मकसद था हिंदू धर्म को सुधारने का। आइडल वर्शिप और सती जैसे सोशल इविल्स जो थे उसके विरोध में इन्होंने ये संगठन बनाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर वो रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के लीडर बने थे। देवेंद्रनाथ टैगोर है ना ऑप्शन में ए, वो क्यों गलत था? ये जो थे रॉय, राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के नेक्स्ट लीडर बनते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बनाया था। आदि ब्रह्मो समाज बनाया था। अगर आदि ब्रह्मो समाज बनाता है, स्प्लिट होता है, कुछ स्टोरी है बहुत लंबी, मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप लोगों को। तो उस टाइम पे देवेंद्रनाथ टैगोर फिर निकलते हैं और आदि ब्रह्मो समाज बनाते हैं। केशव चंद्र सेन, केसी सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज और भी रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने ब्रह्म समाज के अंदर, जिसकी वजह से इन्हें एक और स्प्लिट हो गया था, इनकी वजह से प्रार्थना समाज बनाना पड़ गया था इनको, और साधारण ब्रह्म समाज बनाया था। रामकृष्ण परमहंस वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है, उनको ब्रह्म समाज से सीधा संबंध कहीं नहीं मिलता हमको, तो ये गलत हो जाते हैं आंसर में। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, जो आपका 1857 के पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में क्वेश्चन है। तो लिख देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें सब पढ़ोगे आप लोग ऑप्शन को तो आप आंसर डी तक पहुंचोगे, और आंसर डी तक क्यों पहुंचोगे वो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर डी क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जुडिशियल रिफॉर्म प्रमोटिंग इक्वालिटी। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उनके ट्रेडिशनल लॉ में इंटरफेयर करने के लिए जानी जाती थी, ना कि इक्वालिटी लाने के लिए। उल्टा हो जा रहा ना, इसलिए ये रिवॉल्ट को पॉलिटिकल कॉज हम नहीं मान सकते हैं। अब ये तीनों क्यों पॉलिटिकल कॉज है ये समझते हैं। अवध का एनेक्सेशन मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, मिस गवर्नेंस के लिए ले लिया गया तो वो सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बड़ा जो पॉलिसी था आपका डलहौजी का, ये बहुत बड़ा इशू था। प्रिंसली स्टेट जैसे झांसी हो गया, सतारा हो गया, वो सबको इन्होंने एनेक्स कर लिया था, जिससे इंडियन रूलर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा था और डर का भी माहौल था। नेक्स्ट वाज डिसरेस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर। तो ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर की पावर और स्टेटस को कम कर दिया था। ट्रेडिशनली अथॉरिटी जो थी, सब लोग भले खत्म हो गया था ऑलमोस्ट मुगल का, मगर भारतीय लोग मानते थे कि हमारा वो मुगल जो है एम्परर है। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम हुआ करते थे, गए, ऐसी स्टोरी है छोटी सी कि जब इनको रिवॉल्ट करना था तो वो तो राजा रह गए थे सिर्फ और सिर्फ लाल किला के अंदर ही वो राजा थे। तो इन लोग सब गए, सबके सब ये राजा वाजा लोग उठाए ऐसे कंधे में बहादुर शाह को, और बहादुर शाह जफर जिंदाबाद जिंदाबाद करके नारे लगाते हुए उनको बहुत सरवर में चढ़ा दिया और लीडर ऑफ द रिवॉल्ट बना दिया गया था। थे वे कुछ नहीं उस टाइम पे, बट ये भी एक रीजन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मुगल एम्परर्स वीकनेस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्या, व्हाट वाज द मेजर इंटरनल वीकनेस ऑफ द मुगल एम्परर दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स फ्रेगमेंटेशन इन द 18th सेंचुरी। तो इसमें आंसर आप जब पढ़ोगे तो आंसर पे आओगे आप, एब्सेंस ऑफ अ क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन लीडिंग टू फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग प्रिंस। भाई भाई को मार रहा, भाई बाप को मार रहा, सब बहुत खतरनाक। गद्दी भैया गद्दी कुर्सी का खेल है, बाबू भैया वाला हिसाब था पूरा ब्रिटिशर। अगर आप मुगल को पढ़ोगे ना हिस्ट्री, तो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है वहां पे, तो ये बहुत बड़ा रीजन था। मुगल एम्परर में सक्सेशन का कोई क्लियर लॉ नहीं था कि बड़ा बेटा ही बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा, जैसे कि और सब जगह हुआ करता था, ठीक है, बड़ा बेटा ही बनता था ऐसे टाइप से। इसी वजह से हर एम्परर के डेथ के बाद उनके बेटे जो होते थे, 3 4 6 8 होते थे, उनके अंदर पावर की जंग हो जाती थी, लड़ाई की जंग हो जाती थी। इस वॉर ने ट्रेजरी को खाली भी किया बड़े बड़े इन लोगों के मुगलों के, और एम्परर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरियत भी ला दी, कमजोर हो गए ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। आर्मी की स्ट्रेंथ कम हुई थी, लेकिन इसका मेन रीजन नहीं था वॉर ऑफ सक्सेशन था, ठीक है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की पॉलिसी टॉलरेट थी नहीं भैया, ऑर्थोडॉक्स थे वो, लेस टॉलरेंट थे वो, बहुत उल्टा हो गया तो खत्म इसका खेल भी ये वाले ऑप्शन का। ओवर रिलायंस ऑन मैरीटाइम ट्रेड, मुगल इकोनॉमी एग्रेरियन थी, मैरीटाइम ट्रेड पर उनका डिपेंडेंस नहीं था, आपको समझना है इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अब नाना साहब से, नाना साहब से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़िए। नाना साहब, अ लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर, वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द मराठा पेशवा। कौन से मराठा पेशवा के अडॉप्टेड सन थे? बाजीराव टूके थे। तो इसका ऑप्शन, अब आंसर पढ़ते हैं हम लोग। नाना साहब, जिनका ओरिजिनल नाम था ढोंडू पंत, ढोंडू पंत उनका ओरिजिनल नाम था, वो आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे।
उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिस्सा लिया था। ब्रिटिशर्स ने उनके फादर के डेथ के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी थी और उन्हें पेशवा टाइटल का राइटफुल सक्सेसर भी नहीं माना था। तो बड़ा गुस्सा था नाना साहब के अंदर। बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव और माधवराव, ये सब 18th सेंचुरी के बाद मराठा पेशवा थे, बाद में थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, ये गलत हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेस्पेक्ट टू रिंग एंड फेंस पॉलिसी। तो क्वेश्चन पढ़िए। द रिंग एंड फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग, व्हाट वाज इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, लोगों को लगेगा रिंग ऑफ फेंस, जो रिंग फेंस पॉलिसी है उससे क्वेश्चन पूछेगा ये किसने इसको लाया, क्वेश्चन में दे दिया हमने, वॉरेन हेस्टिंग ने लाया। अब ये पूछ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव था उसका। दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर नाउ, जो क्वेश्चन अब यूपीएससी पैटर्न में जाएंगे। वाई सो? आप याद करके इसको नहीं बना सकते, आपको समझना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिव था। जब अच्छे से क्लासेस में पढ़े होंगे तभी आप इसको बना पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नोट्स और रिवीजन और क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट इसका आंसर है बी, टू प्रमोट द कंपनीज कोर टेरिटरीज बंगाल बाय क्रिएटिंग बफर स्टेट थ्रू डिफेंसिव अलायंस विद द इंडियन रूलर। ठीक है, तो अब समझते हैं क्यों। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का मतलब था कि ब्रिटिश अपने मेन टेरिटरी जो कलकत्ता थी, यानी कि बंगाल, कलकत्ता नहीं, आज बंगाल, आज का कलकत्ता कल का बंगाल था वो। ठीक है, उसको, उनका मेन पर्पस था उसको सेफ रखना है। और उन्होंने क्या किया, बंगाल के आसपास के स्टेट्स को डिफेंड करते थे वो, जैसे ये बंगाल है और उसके आसपास के स्टेट है मान के चलो। ठीक है, इन सबको वो लोग क्या करते थे, डिफेंड करते थे कि कोई आके उनके ऊपर अटैक करता था उनको भी वो डिफेंड करते थे। उन्होंने अवध को एक बफर स्टेट की तरह यूज किया था ताकि मराठा या अफगान या बंगाली, जो मराठा अफगान थे वो बंगाल तक पहुंच ना पाए, इसलिए वो उन इंडियंस रूलर्स के साथ अलायंस करते थे जो बंगाल के आसपास पेरिफेरी में थे, बफर जोन में थे। तो ये इसका कोर पर्पस था, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ए और ए देखो, ए क्या है, टू एनसर्कल एंड एनेक्स ऑल नेबरिंग इंडियन स्टेट इमीडिएटली, यही गलत हो जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। तो ये ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के टाइम हुआ था, बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कोई बहुत एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थी रिंग ऑफ फेंस। तो ये पहला गलत हो गया आपका। सी क्या है, टू बिल्ड अ फिजिकल फेंस अराउंड कलकत्ता टू प्रिवेंट इन्वेंजन। भाई गलत, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओ, फिजिकल फेंस बनाएंगे, गलत है ये बहुत। ठीक है, मतलब। और आखिरी है डी, टू प्रमोट फ्री ट्रेड जोन अराउंड ब्रिटिश सेटलमेंट। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पॉलिसी थी, ट्रेड से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। द बैटल ऑफ प्लासी was a pivotal event in the 18th century, establishing the dominance of which European power in Bengal। तो ये ब्रिटिशर से रिलेटेड था, क्यों था ये समझते हैं। ऑप्शन पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच भी है, बट ये जो था ब्रिटिश के साथ हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, ये 17 ब्रिटिशर्स जब थे 1757 में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे। ठीक है, एंड बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हराया था विद द हेल्प ऑफ अनवरुद्दीन, आपको पता होना चाहिए, और ये अवध के भी साथ थे। तो ये एक रीजन था। इस जीत के बाद बंगाल में ब्रिटिश की पॉलिटिकल सुपरमेसी शुरू होती है पहली बार 1757 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसने इंडिया में उनके फ्यूचर एम्पायर की नींव रखी थी, बैटल ऑफ प्लासी ने। पोर्टुगीज वो बहुत पहले से इंडिया में थे इनके आने के, बट उनकी पावर कोस्टल एरियाज में बस थी, मछलीपट्टनम, कांचीपुरम, वो सब इलाके में थी। ठीक है, ये सब के सब भरूच और ये सब जगह में। डच के बारे में क्या था, वो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड पर ज्यादा फोकस करते थे, इंडिया में नहीं। और फ्रेंच ब्रिटिश के आप बोल सकते हो फ्रेंच जो थे वो ब्रिटिश के राइवल्स हुआ करते थे, लेकिन कार्नेटिक वॉर्स के बाद उनकी डोमिनेंस खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लाहौर सेशन ऑफ 1829, वेरी फेमस सेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 इज सिग्निफिकेंट फॉर, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बी इसका आंसर
होगा, इसको समझते हैं क्यों क्या कैसे। मजा आ रहा है आप लोगों को क्लासेस करने में, समझ आ रही हैं चीजें, टेंशन नहीं लेना है। नंबर कितना भी खराब आया हो टेस्ट सीरीज में, इस नंबर से आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। आपको इससे बस समझना है क्यों क्या। आप देखो 100 क्वेश्चन हम जब डील कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो एक क्वेश्चन तो मैं सही बता रहा हूं, तीन ऑप्शन जो गलत है उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। मतलब आप कहीं ना कहीं 400 टॉपिक एक क्लास जो कर रहे हो 2 घंटे की, उसमें 400 टॉपिक को समझ रहे हो। 400 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो कितना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, अगर पूरी ये सीरीज को आप लोग देखते हो 40-42 टेस्ट की, कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझो। और कुछ दिक्कत आ रहा है तो हमारा कोचिंग मतलब हमारे नेक्सस में आपके पास है ही कोर्सेज अवेलेबल है। आप लोग इंडिया जीएस और इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हो। क्रैश कोर्स भी आएगा आप लोगों के लिए प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं आप लोग। तो वो सब तो आप एनरोल कर सकते हो, बट यहाँ के एक्सप्लेनेशन से जिसको पता है वो काफी चीजें एक्सप्लेन हो जा रही हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आता है, द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, द बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब समझते हैं क्यों। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन, जिसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सेशन। इस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना अल्टीमेट गोल बनाया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन गलत क्यों हो जाएगा, ये 1920 के स्पेशल सेशन में अडॉप्ट किया गया था, स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता था आई थिंक सो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कलकत्ता वाला मगर देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी सेशंस में। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ये 1942 में पास किया गया था, तो ये तो रिलेटेड है ही नहीं इससे। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो आपको डक्का के सैयद उल्लत खान जो थे आपके, मुस्लिम लीग का उन्होंने स्थापना किया था 1906 में ढाका में। ठीक है, ढाका में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सती। द गवर्नर जनरल इज नोन फॉर एबॉलिशिंग सती। बहुत ईजी यार, 2 बार डिस्कस हो चुका है, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं मैं। विलियम बेंटिक जो हुआ करते थे राजा राम मोहन रॉय के साथ, राजा राम मोहन रॉय वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, उनके साथ उनके इन्फ्लुएंस के साथ उन्होंने 1829 में ये लॉ बनाया और सती प्रथा को एबॉलिश किया। बहुत खराब प्रथा हुआ करती थी ये हिंदू समाज में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड एमहेरेस्ट। लॉर्ड एमहेरेस्ट ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे, ये जो थे एंग्लो अफगान वॉर से इनका कनेक्शन है। और लॉर्ड एलनबॉग, इन्हें सिंध को एनेक्स किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which of the following was not a direct outcome of Quit India Movement 1942? टफ कर दिया ना क्वेश्चन, क्या नहीं था आउटकम पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, ये था, ये नहीं था। अरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर कांग्रेस लीडर, एकदम सही, ये एकदम सही है। सबको उठा लिए थे अगले दिन ही, गौली टैंक जैसे ये निकले। वाइड स्प्रेड स्पॉन्टेनियस एंड लीडरलेस प्रोटेस्ट, जब सब लीडर को उठा लिए तो लीडरलेस तो हो ही गया प्रोटेस्ट, ये भी सही है। इमरजेंस ऑफ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस एक्टिविटीज, तो ये भी हुआ था। इस टाइम हम लोगों ने उषा जो थी रेडियो उन्होंने चालू किया था, तो ये सब हमने देखा, उषा मेहता ने किया था। तो ए जो है आंसर होगा इसका, आपको पता होना चाहिए। वी विल डिस्कस, थोड़ा और डीप में जाता हूं मैं, टेंशन मत लो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया गया था। इसका स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो, जिसका मतलब था इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। पर इस मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश ने तुरंत इंडिया नहीं छोड़ा था। ब्रिटिशर्स ने इसके बावजूद बुरी तरह से सप्रेस किया इस मूवमेंट को, और आजादी 5 साल बाद 1947 में हमको मिलती है। अरेस्ट ऑफ ऑल मेजर कांग्रेस लीडर, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, ब्रिटिशर्स ने तुरंत गांधी जी के समेत सारे कांग्रेसी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया था, जेल भर दिया था। वाइड स्प्रेड स्पॉन्टेनियस एंड लीडरलेस, जब बड़े लीडर्स जेल चले गए थे तो मूवमेंट ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस हो गया। देश भर में पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत तेजी से हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, सैबोटेजेस हुए, काफी घटनाएं भी हुई थी, बहुत लोग मरे भी थे इसमें। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, तो ये भी बहुत सही है। रिप्रेशन की वजह से बहुत सारे अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चालू हुए थे, जो मैंने उषा मेहता का नाम लिया वो उन्हीं से एक रिलेटेड है। अ वेरी गुड मूवी इज ऑल्सो देयर, इसको आप लोग देख सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट मूवी, नाम नहीं पता, उषा मेहता के ऊपर सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। द एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जो है वो एक्ट्रेस है उसमें। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। उषा ही मेहता नाम है क्या, नहीं पता, देख लेना आप लोग। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम विच प्लेस। इसको नहीं बता पाए ना तो फिर तो दिक्कत हो जानी है। झांसी, झांसी की रानी, खूब लड़ी, झांसी की रानी थी। बीच का आप लोग बोल लिए होगे, बचपन से रट रहे हैं हम लोग ये सब। तो आपको पता होना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई, जिसको मणिकर्णिका भी बोलते हैं हम लोग, 1857 के रिवॉल्ट की सबसे ब्रेव और आइकॉनिक लीडर हुआ करती थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसलिए लड़ाई की थी क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर ब्रिटिशर्स ने उनके अडॉप्टेड सन को हायर मारने से मना कर दिया था और झांसी को एनेक्स कर लिया था। तो ये पता होना चाहिए। बरेली में क्या हुआ था, यहां से खान बहादुर खां ने रिवॉल्ट किया था। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में भी लड़ाई की थी, पर उनका मेन बेस झांसी ही था। झांसी ग्वालियर आजू बाजू है, ठीक है, जैसे दुर्ग और रायपुर है ना, वैसे ही है। आरा, आरा से तो कुंवर सिंह जी थे, ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। 23rd क्वेश्चन इज विच वाइसरॉय इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोवर्शियल पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अ वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो, लॉर्ड कर्जन। इजी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, इजी नहीं है, आप लोग मतलब बोलोगे सर हर चीज इजी बोल देते हो। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था। ऑफिशियली तो इसका रीजन इन्होंने दिया था कि इतना बड़ा है बंगाल कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल करना बहुत दिक्कत, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम उसको दो हिस्से में तोड़ रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये इनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, उसकी वजह से इन्होंने बंगाल का डिवीजन करने की कोशिश की थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देश भर में उसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, बहुत दुख हो गया लोगों को, और वंदे मातरम के नारे गाते हुए लोग वहां पे पार्टीशन को देखते हैं। राखी राखी भी बांधे थे लोग, बहुत दिक्कत हुआ था भैया बंगाल में, बहुत बताते हैं कि रोना धोना मच गया था इसकी वजह से। बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट भी चालू हुआ इसी वजह से, तो आपको ये पता होना चाहिए। लॉर्ड मिंटो से जुड़ा हुआ है ही नहीं है, 1909 में लॉर्ड मिंटो आते हैं। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, इनके टाइम में कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और बंगाल का पार्टीशन को एन्यूल किया गया था 1911 में। मतलब ये जो है ना आपके लॉर्ड हार्डिंग, ये हटाते हैं 1911 में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को। इलाहाबाद में बैठता है जब दरबार राजा आते हैं उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉर्ड चैमफोर्ड। तो जलियान वाला बाग मैसेकर और मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Carnatic War in the mid 18th century was primarily a struggle for political and commercial supremacy in India between which two European power? आंसर डायरेक्ट है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्नेटिक वॉर्स जो थे वो ब्रिटिश और फ्रेंच ने लड़े हैं पूरे के पूरे। 18th सेंचुरी में कार्नेटिक का जो रीजन हुआ करता था, वहां पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के चलते काफी सारे वॉर हुए, जिसे कार्नेटिक वॉर का नाम दिए, कार्नेटिक वॉर 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। ये वॉर इंडिया में पॉलिटिकल और कमर्शियल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए दोनों कंट्रीज लड़ा करती थी। आखिर में ब्रिटिशर्स जीते और उनकी सुपरमेसी स्टेब्लिश हुई इंडिया में। ब्रिटिश और पोर्टुगीज ये दोनों बहुत कम, मतलब ब्रिटिश और पोर्टुगीज का पावर बहुत कम हो चुका था, तो लड़ाई की बात ही नहीं थी ज्यादा। फ्रेंच और डच, ठीक है, डच भी जो है 18th सेंचुरी में इंडिया से अपने फोर्सेस हटाकर साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट कर दिए थे, तो कोई लड़ाई की ज्यादा बात नहीं थी। नेक्स्ट इज द सिमॉन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन इंडिया प्राइमरली बिकॉज, पढ़ लीजिए इसको आराम से, आंसर इज बी। क्यों है मैं ये समझा देता हूं, मेरा काम समझाना है आप लोगों को, ठीक है। आंसर बी क्यों है, इट हैज नो इंडियन मेंबर टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिमॉन कमीशन 1927 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था। देखो हर 10 साल में बनता था, जैसे 1909 में मॉर्ले मिंटो आया, फिर 1919 में आपका क्या आता है, मॉर्ले मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड, तो 1929 में आना चाहिए था, मगर राउलेट एक्ट आया, बहुत सारी दिक्कतें, चौरी चौरा ये सब हुआ, तो 1927 में सिमॉन कमीशन लाया गया। और सिमॉन कमीशन का बेसिक काम था उस पर्टिकुलर टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना इंडिया में। अब इंडियंस लीडर्स को लगा कि इंडिया की फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए रिफॉर्म बनाए तो जा रहे हैं और इसमें इंडियंस ही नहीं है। अरे भैया इंडियन नहीं, ब्रिटिशर गोरे आए, गोरे वहां से अमेरिका से आ रहे हैं, सॉरी इंग्लैंड से, और हमारे लिए रिफॉर्म कर दे रहे हैं। और भारतीय इतने सारे 30 करोड़ बैठे हैं, हम सब उस टाइम 30 करोड़ थे, तो वो कोई काम के नहीं है उस टाइम पे। तो ये इनको लगा एक इंसल्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कई फैक्शंस ने मिलकर इसका विरोध किया और सिमोन गो बैक के नारे लगाए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन गलत क्यों होता है, एक ऑप्शन आपका दिख रहा है, इट रिकमेंडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस, इमीडिएट इंडिपेंडेंस, तो ये गलत क्यों हो जाएगा आपका।
ये गलत है। कमीशन के मकसद आजादी देना नहीं था। इसी के बाद तो पूर्ण स्वराज की बात की हम लोगों ने। इट प्रपोज पार्टीशन, पार्टीशन का आइडिया बहुत बाद में पॉपुलर हुआ, ये सिमोन कमीशन का प्रपोजल नहीं था। नेक्स्ट इज सपोर्टेड द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग्स, मुस्लिम लीग के एक फैक्शन ने कोऑपरेट किया था इनके साथ, लेकिन बॉयकॉट के मेन रीजन में इंडियन फाउंडर मेंबर ना होना ही था। ठीक है। नेक्स्ट इज विच बैटल इज ऑफन कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। तो ये आपका बैटल ऑफ प्लासी है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और सब मैं बता देता हूँ गलत आंसर, चलो बता भी देता हूँ। 1757 में मैंने बताया बैटल ऑफ प्लासी को ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं, सिराजुद्दौला से हरा देते हैं और ब्रिटिशर्स अपना स्थापित कर लेते हैं बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 में हुआ था। ये बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगहों पर ब्रिटिश कंट्रोल को बहुत पक्का किया था, कड़क कर दिया था। लेकिन शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 7 साल पहले जो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, इससे। नेक्स्ट इज थर्ड बैटल ऑफ प्लासी, तो वो 1761 में होता है। मराठास और अफगान के बीच हुआ था ये वॉर। ब्रिटिशर्स का इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सॉरी, बैटल ऑफ पानीपत है यार वो बात। ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760। इस बैटल में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों लड़े और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। ये इंडियन स्टेट पे कंट्रोल के लिए था, कार्नेटिक रीजन में हुआ था। नेक्स्ट इज विच मेजर एम्पायर सॉ इट्स रैपिड डिक्लाइन थ्रू आउट द 18th सेंचुरी इन इंडिया। तो वो थे मुगल एम्पायर। रैपिड डिक्लाइन, दन 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 ऐसे गिरते जा रहे थे। ठीक है। तो 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन बहुत तेजी से हुआ था। 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद वीक सक्सेसर थे उनके आने वाले जो पूरे वंशज थे, और उसके साथ इंटरनल रिबेलियन भी था, भाई भाई को, चाचा चाचा को मार रहे वाला। फॉरेन इन्वेजन भी हो रहे थे उस टाइम पे, तो बहुत कमजोर हो गए थे ये लोग। विजयनगरा एम्पायर क्यों गलत हो जाएगा आंसर आपका? ये 17th सेंचुरी तक ही खत्म हो चुका था, तो ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं। यहाँ तो 18th सेंचुरी की बात की, एकदम दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1526 में मुगल एम्पायर के आने के बाद पहले ही खत्म हो रखा। अब मौर्यन एम्पायर, ये तो एंशिएंट इंडिया का है भैया। नेक्स्ट इज द खिलाफत मूवमेंट के रिलेटेड है, वॉज प्राइमरली अबाउट, तो इसका आंसर है सपोर्टिंग द ऑटोमन कैलिफेट। तो 1819 में क्या हुआ था, टर्की में खलीफा हुआ करते थे, और जो खलीफा हुआ करते थे, खलीफा बोलते हैं उनको, खलीफा जो हुआ करते थे वो मुगल एम्पायर के, मतलब पूरे मुगल बोल रहा हूँ सॉरी, पूरे मुसलमानों जो होते हैं ना, मोहम्मडन्स होते हैं, उनके हेड माने जाते थे। तो वहां वॉर होता है और ओटोमन क्या हो जाता है, ओटोमन लोगों को हरा दिया जाता है। अब टर्की हार जाता है, मतलब टर्की हार जाता है। तो जो ब्रिटिशर ये जो थे, ओटोमन जो थे, वो क्या करना चाह रहे, वो कर रहे थे खलीफा यानी जो टर्की के सुल्तान थे उसको सपोर्ट करना था। जिससे क्या हुआ था, ओटोमन कैलिफा, ओटोमन मतलब वही थे, ओटोमन टर्क बोला जाता है कैलिफा को। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब टर्की हार जाता है, जो टर्की, तो ये खलीफा के पोस्ट को हटा देते हैं। तो एक मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है कि हमारे हेड, हमारे लीडर, शंकराचार्य होते हैं ना हिंदुओं में, वैसे थे मान लो आप, तो इनको हटाया जा रहा है। तो उसकी वजह से इंडिया में भी मुस्लिम हुआ करते थे, उसके साथ हमने जुड़ा, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ चलता है। प्राइमरी रीजन था ओटोमन खलीफा को हटाना इसका। ठीक है, इससे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंडियन रूलर वार्मली वेलकम वास्को डगामा अपॉन हिज अराइवल इन कैलिकट। तो वो थे जैमुरीन ऑफ कैलिकट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर है। 1498 में जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डगामा कलकत्ता पहुंचते हैं, कैलिकट जिसको बोलते हो, सॉरी कलकत्ता बोल रहा हूँ, कैलिकट पहुंचते हैं, तो वहां के रूलर जैमुरीन ने उनका वेलकम किया था। उन्हें लगा था कि ये नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, जैमुरीन के लिए। ठीक है। तो आए, काली मिर्च लेके चले गए, 1 रुपया में मान के चलो, वहां जाके 10 रुपया में बेचे, पूरे सबको मालूम पड़ा कि इतना प्रॉफिट है, फिर वो आ गए और ब्रिटिशर्स हमको बंदी बना लिए थे। टीपू सुल्तान क्यों गलत हो जाना है इस पे, टीपू सुल्तान जो ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को, टीपू सुल्तान इसलिए गलत है क्योंकि ये 18th सेंचुरी के मैसूर के रूलर हुआ करते थे, बहुत बाद में आए थे, 14th सेंचुरी में नहीं थे भैया। एम्परर अकबर 17-16 सेंचुरी के हैं ये भी। शिवाजी महाराज ये भी 17th सेंचुरी, तो गलत है सब के सब। अलीगढ़ मूवमेंट से आखिरी अगला क्वेश्चन, तो द अलीगढ़ मूवमेंट प्राइमरली फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसका मेन मकसद था इंडियन मुस्लिम्स, जो इंडियन मोहम्मडन्स थे, उनको मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज की तरफ एंकरेज करना।
ताकि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1857 में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आप बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम क्या बोलते हैं आज की डेट में, कॉलेज आज भी एस्टेब्लिश, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना इन्होंने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये क्यों गलत हो जाएंगे, वो एक बहुत प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग के लीडर थे और पाकिस्तान के फाउंडर थे। और इसके बाद क्या, बदरुद्दीन तायब जी, बदरुद्दीन तायब जी, ये जो थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, विल सी 10 क्वेश्चन इन दिस क्लास, 40 तक देखेंगे, 40 के बाद फेस मतलब पार्ट 2 में देखेंगे। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन, कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है मेरे को इसमें। ठीक है, आपको पता ही है ये सारी चीजें। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आखिरी वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के। 1947 मार्च में वो आए थे और अगस्त में आजादी देके चले गए थे ये यहाँ पे हमारे देश को। लॉर्ड वेवल कौन हुआ करते थे, ये माउंटबेटन से पहले के कौन थे, वाइसरॉय हुआ करते थे। क्लेमेंट एटली, वो उस टाइम पे जब इंडिया आजाद हुआ तो ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने जिस ब्रिटिशर ने इंडिया को आजादी देने का फैसला किया, और जवाहरलाल नेहरू वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड एंग्लो वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर विच वाज बिटवीन 1817 एंड 1818 रिजल्टेड इन, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तो इसका आंसर आप जब पॉज करके पढ़ेंगे तो आंसर आएगा बी, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द एनेक्सेशन ऑफ द पेशवा टेरिटरी। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पावर के लिए का आखिरी और एक बहुत डिसिसिव वॉर था। इस वॉर के बाद जो मराठास जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पेशवा के ऑफिस को ब्रिटिशर्स एबॉलिश कर देते हैं और उनके टेरिटरीज ब्रिटिश जो थे, उन ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया थे, उसके साथ एनेक्स कर लिया जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर का सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में कंप्लीट डोमिनेंस देखा जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच यूरोपियन पावर was the last to arrive in India with the intention to trade and later faced a major rivalry with the Britishers। तो आपको एकदम सिंपल बात बताऊं मैम, तो फ्रेंच आंसर है इसका। फ्रेंच वर द फर्स्ट टू कम, लास्ट टू कम इन इंडिया एंड द फर्स्ट टू गो फ्रॉम द इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1864 में बनी थी, जिससे वो इंडिया में आने वाली आखिरी मेजर यूरोपियन पावर थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ पॉलिटिकल और कमर्शियल डोमिनेंस की डायरेक्ट राइवलरी की थी, जिसका रिजल्ट हमने देखा था कार्नेटिक वॉर्स, द सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट टू कम एंड द फर्स्ट टू गो। नेक्स्ट वाज द क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन से है। Who founded the Ramakrishna Mission in 1897 to propagate the teaching of his spiritual guru? I have talked about it, Swami Vivekanand। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुर्शिदाबाद एज अ सेंटर, the city of Murshidabad became a significant economic and political center in 18th century Bengal under the rule of मुर्शीद कुली खान। ये समझाता हूँ मैं, क्या था इसका एक्सप्लेनेशन। मुर्शीद कुली खान 18th सेंचुरी के शुरुआत में बंगाल के पहले इंडिपेंडेंट नवाब थे। याद रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल इन द अर्ली 18th सेंचुरी, तो ही वाज मुर्शीद कुली खान। ठीक है, ये आपको क्लियर है। उन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ही वाज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका, जो बांग्लादेश में है, टू मुर्शिदाबाद। और उन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी लाए थे, जिसकी वजह से बंगाल प्रॉस्परस बना, पैसे वाला एक स्टेट बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अली वर्दी खान जो आपके ऑप्शन में दिया है वो गलत क्यों है, मीर जाफर गलत क्यों है, और सिराजुद्दौला गलत क्यों है, ये समझते हैं हम लोग अब। तो जो आपके अली वर्दी खान है वो नवाब तो बने थे, बट वो बाद के नवाब थे जिन्होंने यूरोपियन कंपनीज को कंट्रोल करने में की कोशिश की थी। ठीक है, मीर जाफर कौन थे, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश के पपेट नवाब बन गए थे। एंड सिराजुद्दौला वो बंगाल के आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब थे जो प्लासी में हारे थे, हमने देखा है। नेक्स्ट इज सेपरेट इलेक्टोरेट से बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम as policy that significantly contribute to communal division, that was 1909। यहीं से आया था इंट्रोडक्शन ऑफ द
सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी और उन सीट्स के लिए वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही दे सकते थे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। रायपुर है, रायपुर को एक सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह एक अलग से बना दिया कि वहां सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा। तो ऐसा है कि वहां हिंदू रहे या मुस्लिम, वोट भी सिर्फ वहां पे मुस्लिम ही जाके करेगा, उसके लिए हिंदू वोटर्स को कोई राइट नहीं था। दिस वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इस पॉलिसी ने हिंदू और मुस्लिम के बीच पॉलिटिकल डिवीजन की शुरुआत रखी, नींव रखी थी। यह आपको पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, वो क्या हो गया? इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया था, पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और वाइड किया, सिख को दे दिया, वुमन को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, मतलब बढ़ा दिया। 1909 ने शुरुआत की थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने भी इस सिस्टम को कंटिन्यू किया, पर इंट्रोडक्शन 1909 में हुआ था, क्लियर रहिए। नेक्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज रिलेटेड टू द इंडिगो फार्मर्स इशू। ये एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको। चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में जाके इसकी शुरुआत की थी। इसमें इंडिगो फार्मर्स यानी कि नील की खेती करने वाले, 4 बूंदों वाला, वही नील जो है ना, उस नील की खेती करने वाले किसानों को यूरोपियन प्लांटर्स जमीन पर 3/20 हिस्से पर इंडिगो, 3 कथिया सिस्टम बोलते हैं इसको, इंडिगो उगाने का काम, मतलब उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो 3/4, 3/20 अपने जो जमीन है कुछ भी उगाओ, 3/20 में हर फार्मर्स को इंडिगो उगाना पड़ेगा। और इंडिगो ना बहुत खतरनाक पेड़ है, वो पूरा का पूरा चूस लेता है न्यूट्रिएंट जमीन से। तो इस सिस्टम को 3 कथिया सिस्टम कहते थे, उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज हु वाज द रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हु प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो है एओ ह्यूम, द फर्स्ट चेयरमैन, या बोल सकते हो आप द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस ये। तो आप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, और वो जो थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन था, भूमिका उन्होंने निभाई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, वो कांग्रेस की स्थापना के बाद वाइसरॉय बने थे 1905 के टाइम। लॉर्ड डलहौजी 1857 के रिवॉल्ट के टाइम वो गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव वो 18th सेंचुरी में आपका सिराजुद्दौला को हराए थे, तो इस पे गलत हो जाएंगे। 40th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। व्हिच गवर्नर जनरल इज नोन फॉर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज दिस सिस्टम? इस सिस्टम में जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया गया था और ब्रिटिश को पे करने वाले लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिए गए थे, इसलिए ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ये सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग रिंग फेंस पॉलिसी से। लॉर्ड एमरेस्ट फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। तो डन फॉर द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द नेक्स्ट लेफ्ट 60 क्वेश्चंस और आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेस्ट देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज।